आज भी आज फटाफट इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टैम्प एक्ट मतलब ये कब लगता है, टैक्स है, ये टैक्स सरकार वसूलती है। कब? जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब कोई ट्रांजैक्शन होती है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मेरे बोलोगे, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक पेपर होता है, ठीक है, पेपर के थ्रू इंस्ट्रूमेंट होता है। डायरेक्ट सिंपल पेपर नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए कि गवर्नमेंट बोले हाँ ठीक है, हमें पता है कि तुम लेके गए थे और तुमने ये चीज़ की है। तो रजिस्टर मतलब गवर्नमेंट को पता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो ये टैक्स है एक सरकार लेती है इसे, किसी जब कोई ट्रांजैक्शन करता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, ट्रांजैक्शन करता है इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो इनवाइस भी एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नहीं, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनवाइस रजिस्टर्ड नहीं होती ना, इंस्ट्रूमेंट जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। स्टैम्प पेपर आता है ना, स्टैम्प पेपर पता ही होगा सबको, उसको मोहर लगी होती है, तो वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। नोटरी के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, वो लिखता है, सरकार को पता होता है, वो पैसे सरकार ने लिए हैं, वो सरकार को पता है, ठीक है मैं वेरीफाई करती हूँ वकील के थ्रू, मैं डायरेक्ट नहीं करेगी, वकील के थ्रू, नोटरी के थ्रू, कि हाँ तुमने चीज़ ली है और तुम ये काम किया तुमने, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ये सब जगह एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट J&K, एक्सेप्ट J&K। अपना ध्यान रखो कि इंडियन स्टैम्प एक्ट भी जो है एक्सेप्ट J&K, और जो अपना रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 वो भी एक्सेप्ट J&K, होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट J&K है, ठीक है। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, और ये कब फोर्स में आया था, 1/7/1899, देखो सेम डेट को आया था, मतलब सेम ईयर में आया था, 1899 बोलते हैं, और 1/7/1899 को आया था। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 बोलते हैं, लेकिन आया कब था, 1 जनवरी 1909 में, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें इसमें। तो आगे आ जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन कहाँ है, 2(2) में है। देखो 9 के ऊपर एक और 9 बना हुआ है, 9 के ऊपर एक और 9 बना है, उसके ऊपर लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज। 9 के ऊपर 9 बना है, उसके ऊपर क्या लिखा है, एक्सचेंज कर ले भाई, मुझे एक्सचेंज कर ले। 9 के ऊपर 9 पड़ा हुआ है, वो कह रहा है मुझे एक्सचेंज कर ले यार, तो आए हैं 9, वो कह रहा है एक्सचेंज कर ले भाई। बिल ऑफ लीडिंग की डेफिनेशन क्या है, बिल ऑफ लीडिंग हम पढ़ चुके थे। बिल ऑफ लीडिंग कि जब भी कोई सेलर बेचता है सामान को, तो उसके 3 कॉपीज़ जो होती हैं इनवाइस की बनती हैं, एक उसके पास रहती है, एक ट्रांसपोर्टर के पास रहती है, और एक जब मतलब कोई इंपोर्ट करता है तो एक कॉपी जो सेलर के पास होती है, एक देता है आपको इनवाइस की कॉपी ट्रांसपोर्टर को, उसमें क्या गुड्स की डिटेल होती है, और तीसरी कॉपी जाती है रिसीवर के पास। तो बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं उसको। इसका डेफिनेशन क्या है, 2(4) में, कहाँ है, 2(4) में, शराब पी के बिल ऑफ लीडिंग सामान बता रहा है, अरे शराब पी के बता रहा है, ये है इसमें, ये है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो 9 के ऊपर शराब पी के बता रहा है, इसमें ये है, ये बिल ऑफ लीडिंग दिखा रहा है, बिल ऑफ लीडिंग, ठीक है। एंड इट डज नॉट इंक्लूड मेड्स रसीट, इसमें ध्यान रखना, मेड्स रसीट इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसमें जो बिल ऑफ लीडिंग होता है उसमें मेड रसीट नहीं होती है, मेड्स रसीट नहीं इंक्लूड होती है, इतना ध्यान रखने से, मेड रसीट इंक्लूड नहीं होती है। पिक्चर याद है, डायग्राम इसको विजुअली याद करो, ठीक है। 3 मिनट 30 सेकंड हो गए। इट डज नॉट इंक्लूड मेड रसीट। बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड, मैं हूँ जेम्स बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन है 2(9) के ऊपर देखो, ये 5 क्या है, कानून बना हुआ है, तो ये कानून क्या दे रहा है, बॉन्ड दे रहा है, बॉन्ड। ये लो बॉन्ड भैया, ये लो बॉन्ड, दोनों तरफ तराजू के दोनों तरफ बॉन्ड भरे हुए हैं, क्या भरे हैं, बॉन्ड रखे हैं, बॉन्ड, पेपर के बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड। या तो इसके ऊपर जेम्स बॉन्ड खड़ा है, इसको पकड़ के, शिप के ऊपर तराजू को यानी कानून को बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड पकड़ के खड़ा है। देखो इमेजिन करो, सोचो, शिप के ऊपर कानून को जेम्स बॉन्ड लेके पकड़ता है, जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड की बातें होंगी, ठीक है। आगे आ जाओ, चेक्स पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, ध्यान दे लो, चेक्स पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। आगे कन्वेंस की डेफिनेशन 2(10) में है, कन्वेंस 2(10), 9 के ऊपर टो पड़ा है, तो कन्वेंस की बातें होंगी, कन्वेंस की बातें होंगी, कन्वेंस, ये कन्वेंस ये सबको ले जाएगा, ये टोह जो है सबको ले जाएगा, ये कन्वेंस है। कन्वेंस की डेफिनेशन क्या है, 2(10) के अंदर है, यानी 9 के ऊपर टो रखा हुआ है, वो चल रहा है, टोह चल रहा है, देखो सोचो, टो चल रहा है, घिसे घिसे, मैं कन्वेंस हूँ, मैं कन्वेंस बोल रहा है, मैं कन्वेंस हूँ, मैं कन्वेंस हूँ, मैं कन्वेंस हूँ, ठीक है। तो कन्वेंस की डेफिनेशन क्या है, 2(10) में है। आगे आ जाओ, 2(12),
देखो नो के ऊपर 10 का डब्बा पड़ा है, टो के ऊपर 10 का डब्बा पड़ा है, उसमें साइंड और सिग्नेचर की बातें हैं। किसकी? साइंड और सिग्नेचर, साइंड और सिग्नेचर। ऊपर साइंड है, नीचे सिग्नेचर लिखा है। इस डब्बे के ऊपर साइंड लिखा है, नीचे सिग्नेचर लिखा है। ये डब्बा नो के ऊपर है, उसके ऊपर साइंड, नीचे सिग्नेचर लिखा है। तो ये बातें 2 12 में होंगी। 2 13 में किसकी बातें हैं? नो के ऊपर टॉम पड़ा है, इसके ऊपर इम्प्रेस्ड स्टैंप लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? इम्प्रेस्ड स्टैंप। अरे इसको टॉम को देखो, तुम जाके देख रहे हो, नो के ऊपर जाके टॉम को देखो, अरे इसके ऊपर तो इम्प्रेस्ड स्टैंप लगे हुए हैं। इसके ऊपर क्या लगे? इम्प्रेस्ड स्टैंप लगा है यार इसके ऊपर तो। यस, इसके ऊपर इम्प्रेस्ड स्टैंप लगा हुआ है। 2 14 नो के ऊपर टायर पड़ा है, तो क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड, ये सब बातें क्या होंगी हमारे टो के ऊपर? टायर पड़ा है। इतनी सारी बातें, हाँ तो घूमता रहता है ना, इसको सब कुछ लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? क्रिएट किया इसको पहले टायर को, ट्रांसफ़र किया इसको, लिमिटेड, एक्सटेंड किया, एक्सटिंग्विश किया, रिकॉर्ड किया, पूरी की पूरी बातें क्या होंगी? नो के ऊपर जो टायर पड़ा है उसके ऊपर ही सारी बातें लिखी होंगी। 214 में इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात है, इम्प्रेस्ड स्टैंप जो होती है वो 2 तरह से हो सकती है इम्प्रेस्ड, या तो एफिक्स भी हो सकती है या फिर एम्बोस्ड भी हो सकती है। एफिक्स भी कर सकते हैं आप स्टैम्प को, उसके ऊपर एफिक्स कर दिया, और एम्बोस भी कर दिया। एम्बोस मतलब उसको हाथ लगाए तो उसके ऊपर वो उभर के आता है, तो वो एम्बोस्ड होती है। एक एफिक्स होती है, एफिक्स है उसके ऊपर। ठीक है, या तो एफिक्स कर सकते हैं या फिर एम्बोस कर सकते हैं। एफिक्स या फिर एम्बोस, ये बातें हमने। इम्प्रेस्ड स्टैम्प 2 तरह की होती है, या तो एफिक्स करेंगे या फिर एम्बोस्ड करेंगे। एफिक्स या फिर एम्बोस्ड। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे आ जाओ। स्टैम्प ड्यूटी डेफिनेशन कहाँ है? चैप्टर 2 में है। चैप्टर 2 के 2 पार्ट में है स्टैम्प ड्यूटी की डेफिनेशन। स्टैम्प ड्यूटी किस किस के ऊपर लगेगी? शेड्यूल 1 में जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर लगेगी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट पर लगेगी, और ट्रांजेक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द इंडिया बट प्रॉपर्टी इज इन इंडिया। प्रॉपर्टी इंडिया में है, ट्रांजेक्शन चाहे बाहर हुई है लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो भी उसको आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। विद इन 3 मंथ होता है। कितना होता है? विद इन 3 मंथ। ये आगे आएगा हमारा आउटसाइड इंडिया। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, अच्छा उसके केस में है, आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उसमें स्टैम्प करना पड़ेगा उसको विद इन 3 मंथ्स। अच्छा, इसकी बातें हैं, इसकी बातें नहीं है। जो भी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड, इसका टाइम मुझे पता नहीं है। एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, तो वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उसके ऊपर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी अप्लीकेबल है। शेड्यूल 1 के लिए है, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट के लिए है, और एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया बट प्रॉपर्टीज इन इंडिया, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी अप्लीकेबल है। चैप्टर 2 में कहता है, कहाँ कहता है? चैप्टर 2 में कहते हैं। अच्छा, नो ड्यूटी। ड्यूटी कब नहीं लगनी है? जब फेवर ऑफ द गवर्नमेंट में, फेवर ऑफ गवर्नमेंट कुछ है, SEZ की बातें हैं, और सेल ट्रांसफर शिप के केस में, शिप या वैसल की बात है हमारी, तो अपनी शिप है या SEZ है गवर्नमेंट के फेवर में, तब स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगनी है। अच्छा, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होगा? मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होगा उस केस में नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी जो भी एप्लीकेबल हो लगेगी। जो अदर दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसके साथ में जो चल रहा है उसके ऊपर 1 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी चलेगी, क्योंकि सारी बातें तो हमने प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में बता ही दी हैं। तो बाकी के जो पेपर होगा इसके साथ में अदर इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर सिर्फ 1 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। लेकिन ऐसा रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है मेरे बच्चे, ये स्टैम्प ड्यूटी के केस में हो रहा है। रजिस्ट्रेशन में हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन टैक्स जो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हम यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे थे, ये स्टैम्प ड्यूटी की बातें होगी यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जब हाईएस्ट रेट ड्यूटी जो होता है उसकी बातें सेक्शन 6 में है। जूता सबसे महंगा भाई, हाईएस्ट रेट का जूता है मेरे पास, हाईएस्ट रेट का। ठीक है, अब देखो, लाला जो है लोकल बॉडीज़ को लोन देता है, लाला LB को लोन देता है, लाला लोकल बॉडीज़ को लोन। लाला का मतलब क्या है? लोकल अथॉरिटी लोन एक्ट। लोकल अथॉरिटी लोन एक्ट 1879 जो होता है वो किसके ऊपर है? LB लोकल बॉडीज़ को लोन देने के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, लोकल बॉडी जो बॉन्ड डिबेंचर की बातें हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी कितने लगती है? @ 1%। लोकल अथॉरिटी बॉन्ड डिबेंचर याद रख लो, लोकल अथॉरिटी बॉन्ड डिबेंचर स्टैम्प ड्यूटी @ 1%। स्टैम्प ड्यूटी @ 1% याद रहेगा, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लोकल अथॉरिटी 1% स्टैम्प ड्यूटी बॉन्ड डिबेंचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लोकल अथॉरिटी ने अगर डिपॉजिट नहीं किया है स्टैम्प ड्यूटी टू गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल अथॉरिटी ने नहीं डिपॉजिट किया स्टैम्प ड्यूटी टू गवर्नमेंट, तो फाइन पड़ेगा बेटा @ 10%। कैसा? @ 10% फाइन पड़ जाएगा। NSDL CDSL इसको दे आर नॉट लाइबल फॉर स्टैम्प ड्यूटी, ये मालूम है तुम्हें, पेंशन स्कीम वाले नॉट लाइबल फॉर पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, अब देखो और भी केस हैं जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। 8A-B-C, आगे DEF-B हैं जो नहीं लिखे यहाँ पर। 8A कह रहा है कि डिपॉजिटरी के केस में स्टैम्प ड्यूटी जरूरत नहीं। 8B डीम्यूटिलाइजेशन के केस में भी स्टैम्प ड्यूटी जरूरत नहीं है। और 8C नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के केस में भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है।
नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीट के केस में, नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीट, ये याद रखने से एमसीक्यूज मैंने बहुत सारे देखे हैं कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीट के में स्टैम्प ड्यूटी पेबल नहीं है। डीम्यूटिलाइजेशन के केस में स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है। डिपॉजिटरी के केस में भी स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है, याद रख लें। डिपॉजिटरी हो गया, डीम्यूटिलाइजेशन हो गया, 8B कहता है, और 8C कहता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीट, नेगोशिएबल वर्ड आना चाहिए। नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीट के केस में भी स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है। डीम्यूटिलाइजेशन, नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीट और डिपॉजिटरी केस में स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी देखो, मधुमक्खी जो है सेक्शन 9 की बातें हो रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर सकती है, रिमिट कर सकती है या कंपाउंड कर सकती है ड्यूटी को प्रोस्पेक्टिवली या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली, जैसे मर्जी इसको दिल चाहे। तो मधुमक्खी स्टेट गवर्नमेंट जो रिड्यूस रेमिट या कंपाउंड कर सकती है, ये मधुमक्खी के पास पावर रिड्यूस रेमिट या फिर कंपाउंड कर सकती है। रिड्यूस रेमिट मेरे पावर में रिड्यूस रेमिट या कंपाउंड कर सकती हूँ कोई भी ड्यूटीज़ को रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, समझ के कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बच्चा कहता है, सेक्शन 11 कहता है, तो थूक लगा रहे देखो स्टैम्प को, एडहेसिव स्टैम्प की बातें करें, थूक लगा के जो स्टैम्प लगाती है एडहेसिव स्टैम्प की बातें हो रही है। वो कहता है अप टू 10 नए पैसे तक मैं कर सकता हूँ, ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है, अप टू 10 नए पैसे। उसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट आउटसाइड द इंडिया है, उस पर भी कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट आउटसाइड द इंडिया, उस पर कर सकते हैं। एडवोकेट वकील हाई कोर्ट का, उसकी भी कर सकते हैं। एडवोकेट वकील हाई कोर्ट, उसकी वो भी कर सकते हैं। नोटरियल एक्ट्स, नोटरियल एक्ट्स जो होते हैं, नोटरी जो होते हैं वहाँ वो भी कर सकते हैं। और एंडोर्समेंट ऑफ द शेयर कंपनी, एंडोर्समेंट ऑफ शेयर कंपनी के केस में, एंडोर्समेंट ऑफ शेयर कंपनी के केस में वो भी आपके एडहेसिव स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार देखे हैं। एंडोर्समेंट स्टैम्प कंपनी के केस में, नोटरियल केस में, वकील एडवोकेट के केस में, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की बातें हो रही है, हाई कोर्ट एडवोकेट वकील हाई कोर्ट के केस में। और बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट आउटसाइड द इंडिया केस में, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट आउटसाइड द इंडिया केस में। अब इसकी बातें हमने की थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट जब आउटसाइड इंडिया था तो विद इन 3 मंथ्स उसको स्टैम्प पे करना, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, वो एडहेसिव यूज़ कर सकता है। अप टू 10 नए पैसे भी कर सकता है। तो ये सेक्शन 11 में एडहेसिव स्टैम्प की बातें हमने की हैं। इसके अलावा कैंसिल कर सकते हैं एडहेसिव स्टैम्प को, कैंसिल कर सकते हैं एडहेसिव स्टैम्प को, वो बातें होंगी सेक्शन 12 में। देखो 10 के डब्बे के ऊपर एडहेसिव स्टैम्प को कैंसिल करें, एडहेसिव थूक से जो लगाए हैं उसको कैंसिल कर रहे हैं। सेक्शन 18 डव की बातें हैं, सेक्शन 18 में डव की बातें हैं। डव जो डव के ऊपर 3 लिखा हुआ, 3 का मतलब क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो इसके एक पैर पे लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरे पे प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट आउटसाइड द इंडिया, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी विद इन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ पे करनी पड़ेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट विद इन 3 मंथ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी ऑन सिक्योरिटीज भी होती है, वो कितना परसेंटेज होता है? 0.025%। कितना होता है? 0.025, दोबारा से बोले 0.025%। देखो नेट बना हुआ है, नेट के ऊपर 0.025% लिखा हुआ है। नेट की बातें, स्टैम्प ड्यूटी ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर 0.025, सिक्योरिटीज़ के ऊपर समझ लो, उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो होती है 0.025%। आगे एन्युटी की बातें आ जाए, एन्युटी सेक्शन 25, देखो इन तीनों को सेक्शन एन्युटी सेक्शन 25 नेल की बात क्या होता है? 25 क्या होता है? नेल होता है डेफिनेट पीरियड 15 साल। जब डेफिनेट की बातें हो तो 15 साल, इनडेफिनेट की बातें 20 साल, लाइफ लॉन्ग की बातें होंगी तो 12 साल। देखो ऐसे समझो उसको, लाइफ इस नेल की तो 12 साल ही है। देखो लाइफ लॉन्ग, लाइफ इस नेल की तो 12 साल ही है, लेकिन डेफिनेटली 15 साल चलेगी। भाई हम सामान बेच रहे हैं, नेल को बेच रहे हैं, तो अरे इस नेल की लाइफ बेटा वैसे तो लाइफ इसकी 12 साल है, लेकिन डेफिनेटली ये 15 साल तो चलेगी, और इनडेफिनेटली 20 साल भी चलेगी। इनडेफिनेटली 20 साल भी चलेगी। देखो मैं पक्का बता भी कह सकता हूँ, 12 साल तो लाइफ दे रखी है इसकी, लेकिन 15 साल चलेगी, और अच्छे से चलाओगे ना तो इनडेफिनेटली 20 साल भी चलेगी। तो 12, 15 और 20, 12, 15, 20, इस लाइफ तो इसकी 12 साल है, लेकिन डेफिनेटली 15 साल चलेगी और इनडेफिनेटली 20 साल चलेगी। ठीक है, ऐसे याद रख लो इस चीज़ को। सेक्शन 30 के ऊपर आ जाओ। 30 क्या होता है? मेज़ होता है, मेज़ के ऊपर 25 रुपये रखी है, मेज़ के ऊपर 25 रुपये की रसीट रखी है। रसीट रखी, क्या रखी है? रसीट रखी। ऑब्लिगेशन टू गिव द रसीट, ऑब्लिगेशन टू गिव द रसीट की बातें होंगी सेक्शन 30 में होंगी। 25 रुपये की बातें होंगी। ऑब्लिगेशन टू गिव द रसीट 25 रुपये की बात होगी, मेज़ के ऊपर रखे 25 रुपये, ऑब्लिगेशन टू गिव द रसीट की बातें होंगी। सेक्शन 61 क्या होता है? जेट होता है। जेट के ऊपर देखो कोर्ट लगा रखा है, जेट के अंदर ही कोर्ट है, कोर्ट स्टैम्प्स की बातें होंगी। ठीक है, कोर्ट स्टैम्प की बात, सेक्शन जेट के अंदर ही कोर्ट है, उसके अंदर स्टैम्प लग रहा है, ठक 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 ठप्पा मार रहा है, ये वो बातें होंगी। सेक्शन 61 खत्म हो गया, 15 मिनट लगे हमें इसको खत्म करने में।